दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की जो पाठ है, पहला पाठ संसाधन एवं विकास। तो चलिए इस पाठ को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संपदा के साथ हमारा रिश्ता जो है कैसा है। तो मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का एक अभिन्न अंग है और अन्य जीवों की तरह प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ों जैसे हवा, पानी, फूल, फल तथा अन्य जीवों का उपयोग भी जो है मनुष्य जो है करता है। तो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार अन्य जीव जो है प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ हवा, पानी, फूल सब चीज़ का जो है उपयोग अन्य जीव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम जो मनुष्य हैं वो भी इस प्राकृतिक जो चीज़ है उन चीज़ों का भी हम जो है उपयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य अन्य जीवों से इस मायने में अलग है क्योंकि वह प्रकृति को सोच समझकर अपनी ज़रूरत के अनुरूप भी बदल रहा है। लेकिन जो है वो मनुष्य है वो प्रकृति को अपनी सोच के अनुरूप जो है बदल कर उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुरूप बदल वह प्रकृति का क्या करता है, उपयोग करता है। वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए औजार बनाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, पहले जो आदि मानव होते थे, वो लोग प्रकृति से प्राप्त चीज़ों सबसे पहला हथियार किसको बनाया था? पत्थर से अपना हथियार बनाया था। तो ठीक उसी प्रकार जो है वह प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपने लिए क्या बनाता है? औजार बनाता है और औजारों को अन्य प्राकृतिक चीज़ पर प्रयोग करके अपनी पसंद की चीज़ों का निर्माण करता है। जैसा कि उन्होंने पत्थरों का औजार बनाया, उसके बाद उन पत्थरों के औजार से वो किसी चीज़ का फिर से निर्माण उन पत्थरों के औजार के माध्यम से करता है। तो इस उत्पादन कार्य में वह प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास कि हर वर्ष जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो मनुष्य जो है प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है, देख सकते हैं यहाँ पर मनुष्य जो है प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। मनुष्य प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रागैतिहासिक तौर पर काल में मनुष्य पत्थरों को तोड़कर एक निश्चित आकृति देता था और उन्हें औजार के रूप में उपयोग करता था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मनुष्य जो है पहले जब आदि मानव काल में जब मनुष्य जो है सबसे पहले पत्थरों को औजार के रूप में इस्तेमाल करता था। पत्थर के औजार की मदद से वह शिकार करता, ज़मीन खोदकर कंदमूल इकट्ठा करता, टोकरी और खाल के कपड़े पहनता। यानी तब पत्थर, बाँस, जानवरों की खाल आदि प्राकृतिक संसाधन बने थे। मतलब जो है पहले आदि मानव लोग क्या करते थे कि वो लोग जो है पत्थरों के औजार बनाते थे और उन पत्थरों के औजारों से जो है क्या करते थे? ज़मीन को खोदते थे, किसी छोटे जानवरों का शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे। वो लोग किसी जानवर के खाल के कपड़े बनाते थे और उसको पहनते थे। तो उस समय जो संसाधन थे वो सब यही चीज़ थे। समय के साथ मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया और एक समय जब वह खेती और पशुपालन करने लगा, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ पेड़ पौधे, जानवर आदि सजीवों को भी बदलने लगा। अब जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मनुष्य की जो विकास होता गया, उसका बुद्धि का विकास होता गया, तो वो मानव भी जो है बदलने लगा। अब मानव को यह ज्ञात हो गया कि मनुष्य को यह ज्ञात हो गया कि वह खेती कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। तो इस प्रकार वह पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर और जो सजीवों हैं जिनका जो वो उपयोग कर सकते हैं खेती और पशुपालन में, तो उनको भी वह बदलने लगा। उसने औजारों की मदद से पेड़ों को काटकर ज़मीन को समतल बनाया और बीजों को चयनित किया। अब वे लोग जो है जंगलों में रहते थे, तो सबसे पहले उन्होंने औजारों की मदद से पेड़ काटे और ज़मीन को समतल बनाकर वहाँ पर बीजों की बुआई की। बीज से पौधे बड़े हुए और उनमें
फल व फूल आए जो आगे चलकर अनाज में बदले। तो इसमें पूरा इसका सार यही है कि धीरे धीरे उन्होंने कैसे ही खेती शुरू की और फिर जो है उन्होंने अपना कार्य जो है कैसे किया। अब इन पके फसलों को काटकर सुरक्षित रखने के लिए स्थायी घर और बस्तियां बनाकर रहने लगे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह मनुष्य द्वारा उपयोग किए गए संसाधनों की सूची बढ़ती गई और प्रकृति को बदलने की उसकी क्षमता बढ़ती गई। अब आप जो अनुमान लगा सकते हैं कि पहले जो मनुष्य होते थे वो लोग प्रकृति की द्वारा संसाधन का उपयोग किस प्रकार जो है कर सकते थे। इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पास भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतिहासकार इस कारण खेती और पशुपालन के दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं। तो इतिहासकार इसी कारण खेती और पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण काल कहते हैं। तो क्रांति कहते हैं, सॉरी बहुत गलती हो गया था। तो यह आज से लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। इसके साथ ही मनुष्य नई नई तकनीकों पर महारत हासिल किया और तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा, जैसे मिट्टी के बर्तन पकाकर बर्तन बनाना, रेशों से कपड़ा बुनना, तांबा, कांसा, लोहा आदि धातुओं से तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण आदि। अब जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ उसको पता चलने लगा कि हम तो भैया खेती भी कर सकते हैं। तो जैसे अब इसका एक सारांश यही है कि मनुष्य का जो बुद्धि है विकसित हुआ तो उसको पता चल गया कि हम संसाधनों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, हम खेती कर सकते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अब यहाँ पास एक फिर चलते हैं आगे, संसाधन जो है किसका है। तो जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा उन पर नियंत्रण किसका हो, उनका उपयोग कैसा हो और किसकी भलाई के लिए हो। इन सवालों का जवाब विभिन्न समाज ने अलग अलग तरीक़ों से निकाला। तो जैसे जैसे संसाधनों का जो उपयोग है वो बढ़ता गया, उन पर नियंत्रण जो किसका हो, अलग अलग तरह के सवाल जो है यहाँ पर उत्पन्न होने लगे। कई समाजों में संसाधनों पर पूरे अधिकार पूरे समाज के लिए पास संयुक्त रूप से हो रहा तथा इनके उचित उपयोग के लिए जो है सामुदायिक नियम जो है बनने लगे। अब संसाधनों के उपयोग के लिए जो है नियम बनने लगे। ज़मीन, जंगल, पानी के स्रोत पूरे समाज की साझी संपत्ति मानी गई। जो ज़मीन थे, जंगल थे, पानी के स्रोत पूरे मतलब जो है पूरे समाज की जो है संपत्ति इसको मानी गई। अक्सर ये समाज अपनी प्राकृतिक संसाधन को केवल भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा दिया और मानने लगे कि ज़मीन, पेड़, नदी, समुद्र, जानवर, चट्टान आदि देवी देवता है जो हमें आजीविका देते हैं। इस कारण समाज का कोई सदस्य संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका और सब उन तक पहुँच बनी रही। यहाँ पास बहुत ही एक अच्छा बात लिखा गया है। अक्सर ये लोग समाज के प्राकृतिक संसाधनों को भोग की वस्तु न मानकर उन्हें देवी का दर्जा मानने लगे थे। तो पहले क्या होता था कि पहले ज़माने के मतलब जो हमारे जो पूर्वज थे वो लोग जो हवा मतलब जो पेड़ पौधे, ज़मीन, नदी, जानवर, जो चट्टान थे उनको जो है देवी देवता का क्या देते थे, दर्जा देते थे। उनको देवी देवता मानकर उनका जो है सम्मान करते थे, उनको पूजते थे। जैसे कि नदी हो गया तो गंगा नदी उनको पूजते थे, पेड़ पौधे हो गए उनको पूजते थे, तो उनको देवी देवता का दर्जा दिया जाता था। लेकिन आजकल देखा जाता है कि आजकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाता। तो पहले ऐसा नहीं किया जाता था, पहले उनको देवी देवता का दर्जा दिया जाता था और उनको पूजा जाता था। और साथ में यह भी कहा जाता था कि यह जो क्या है संसाधनों का अनुचित उपयोग नहीं कर सका, ताकि मतलब जो देवी देवता का दर्जा देकर यह बोला जाता था कि कोई भी इनका अनुचित उपयोग ना कर सके। कुछ समाजों में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहा। तो कुछ समाजों में कुछ
जैसे समाज में संसाधन सामुदायिक नियंत्रण में न होकर, जैसे सामुदायिक नियंत्रण में न होकर कुछ विशेष व्यक्तियों के हाथ में जो है होने लगा। इसमें कुछ भूस्वामियों का ज़मीन पर स्वामित्व बना तो वे सामान्य लोगों से उन पर काम करवा कर ज़मीन का लाभ उठाते रहे। तो जो बड़े लोग होते थे, जो भूस्वामी होते थे, वो लोग छोटे लोगों से, गरीब लोगों से जो काम करवा लेते थे और उनका ज़मीन का जो है लाभ वो उठाते थे। कुछ समाजों में कृषि भूमि और सिंचाई का प्रबंधन करने तथा उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राजा बने, जो किसानों से उत्पादन एक बड़ा हिस्सा करों के माध्यम ले लेते थे। तो कुछ इलाकों में क्या होता था कि वहाँ के जो राजा होते थे वो उन ज़मीनों का उपयोग खेती करने के लिए करते थे और किसानों से जो है बहुत बड़ा जो कर्जा लेते थे। इसमें अधिक संसाधनों का जटिल उपयोग हो पाया और मनुष्य की उत्पादक क्षमता बहुत बढ़ी। तो मनुष्य इन संसाधनों का बहुत ही अधिक उपयोग करने लगा। विशाल भवन, कलाकृति, नगर, व्यापार आदि इनके पहचान बने और उनका विस्तार बढ़ते गया और वे विशाल साम्राज्य निर्मित कर पाए। अब जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग बढ़ता गया और जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि विकसित होती गई, तो भवन बनने लगे, नगर बनने लगे, तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा और संसाधन का भी बहुत बहुत जो है इसका उपयोग होने लगा। लेकिन साथ साथ इन समाज में आंतरिक असमानताएं बढ़ती गई, जैसे ऊंच नीच, वर्ग भेद, जाति भेद, गुलाम, ये सब जो है बढ़ती गई। मानव इतिहास की अगली महत्वपूर्ण क्रांति आज से लगभग 200 वर्ष पहले हुई, जिसे हम औद्योगिक क्रांति जो है कहते हैं। तो यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न फिर से आ जाता है। तो मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जो है 250 वर्ष पहले हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसे आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद कारखानों द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया बहुत तीव्र हुई। अब जैसे जैसे उद्योग जो है बनने लगे, उसके बाद जो है उत्पादन कार्य जो है बहुत की प्रक्रिया में बहुत ही तेज़ी आ गई। कारखानों के कच्चे माल एवं ईंधन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कई गुना बढ़ गया। अब कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल और ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। अब ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी तो संसाधनों का उपयोग भी बढ़ जाएगा। कारखानों को चलाने के लिए दुनिया के कोने कोने से कच्चे माल जो है मंगाए जाने लगे। जो देश 19वीं सदी में औद्योगिकरण कर रहे थे, वे विश्व के कोने कोने में अपने वैज्ञानिक और भूगोल के विशेषज्ञों को भेजकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और दोहन के मार्ग तैयार कर रहे थे। अब जो लोग जहाँ जहाँ शुरू हो गया था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाया और उनके दोहन का मार्ग जो है तैयार कर लिया। इनकी यात्राएं खोजी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसाधनों के खोज संसाधनों को जब विशेषज्ञ और जो वैज्ञानिक है वो प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए जब यात्राएं करते थे, तो उनकी यात्रा को कौन सी यात्रा जो है बोली जाती थी, तो उनको खोजी यात्रा जो है बोली जाती थी। तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। तो उन लोगों में यह विचार बना रहा कि प्राकृतिक संपदा उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। तो कुछ लोग में ऐसा विचारधारा बन गया कि जब वो कारखाने के जो मालिक थे, जो उद्योग के मालिक थे, उनमें ऐसी विचारधारा बन गई कि प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है, उद्योग के संसाधन हैं। मतलब उद्योगों के लिए संसाधन है जिनका क्या करना चाहिए, भरपूर जो है उपयोग करना चाहिए। अब संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोग से हमें भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्रदान करेगा और हमारा जीवन स्तर भी बढ़ सकता है। इससे हम नई नई तकनीकों के इजाद से संसाधन की कमी को दूर कर पाएंगे। इस उपयोग से सुगम बनाने के लिए एशिया, अमेरिका और अफ्रीका का उपनिवेशीकरण किया जाने लगा। तो उपनिवेशीकरण क्या है, इसको हम जो है देखेंगे आगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे अगर आप चाहते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो आगे तो कमेंट में आपको ज़रूर बताएं कि आप आगे वीडियो चाहते हैं और इसका आगे हम ज़रूर वीडियो